हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न साइंस विद नेहा। मैं हूं आपकी कोच नेहा तलवार और आज हम करने वाले हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम फ्रॉम ग्रेड 9, जिसके लिए मेरे पास है एक बॉल। लेकिन ये बॉल नहीं, ये है एक एटम और इस एटम की आज हम पूरा बायोडाटा डिस्कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम डिस्कवर करने वाले हैं एटम की हिस्ट्री। एटम को डिस्कवर किया था सबसे पहले महर्षि कन्नड़ ने इन 6th सेंचुरी बीसी और उन्होंने इसको नाम दिया था परमाणु। उन्होंने बोला हर एक धातु परमाणु का बना है और 1808 में उसी परमाणु को डाल्टन ने नाम दिया एटम और वो नाम हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन डाल्टन ने एक चीज बोली कि एटम्स आर इनडिविजिबल। लेकिन क्यों? उस टाइम तो हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास था। तो यू नो व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? कि कोई भी चीज आप अट्रैक्ट कर सकते हो बाय रबिंग वन थिंग ओवर योर हेयर या फिर एबोनाइट रॉड। फिर ये चीजें कैसे अट्रैक्ट होती थी? कुछ ना कुछ तो एटम में से फ्लो करता होगा ना, कोई चार्ज पार्टिकल जो कि इसको अट्रैक्ट करता होगा। इसीलिए डाल्टन की थ्योरी थोड़ा सा ड्रॉबैक आया उसमें। तो इसलिए वजह से आए नए साइंटिस्ट जिनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने बोला हाँ यू आर राइट, कुछ ना कुछ तो फ्लो करता है एटम में से और जो चीज फ्लो करती है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, which is -1 is the charge which we take for an electron और मास उनका होता है negligible। ये इन्होंने डिस्कवर किया with the help of a Crookes tube। और ये जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, इट शोज कि जैसे ही उन्होंने गैस के अंदर से एक चार्ज पास करा तो गैस जो कि लो प्रेशर पे थी उसके एटम्स में से बाहर की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो मूव कर गए। जैसे गैस का एटम था तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये आगे मूव कर गए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करे तो एनोड के पीछे आ गई ग्रीन ग्लो। तो यहां से डिस्कवर हुए इलेक्ट्रॉन्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जर्नी हो गई शुरू। अब इलेक्ट्रॉन अगर डिस्कवर हो गए, इलेक्ट्रॉन्स वर नेगेटिवली चार्ज। तो अगर नेगेटिवली चार्ज एटम के अंदर पार्टिकल हैं तो एटम न्यूट्रल कैसे हो सकता है? उसको न्यूट्रल होने के लिए कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी चाहिए और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किए थे इन 1911। उन्होंने वही क्रूक्स ट्यूब ली जो कि थॉमसन ने ली थी, लेकिन उसके बीच में उसने लगा दिया परफोरेटेड शीट। उस परफोरेटेड शीट में से पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एटम में से फ्लो करने शुरू हुए और उसने दिया पीछे जाके रेड ग्लो। और इन रेस को बोलते हैं केनाल रेस और एनोड रेस। अब ये एनोड रेस से प्रूव होता है कि प्रोटॉन जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, उनके ऊपर होता है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं जिनके ऊपर होता है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स हमारे एटम की स्टडी कुछ हद तक कंप्लीट हो चुकी थी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस हुआ और एटम ऑन द होल न्यूट्रल हो गया। तो यहां तक हम सेटिस्फाई हो चुके थे। फिर थॉमसन ने बोला अभी चलो ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन तो डिस्कवर हो चुके, नाउ लेट मी गिव यू वन मॉडल जिसमें एटम के अंदर, जो मैंने बोला एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे अरेंज होते हैं। उसने बोला ये अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग का मतलब है जो प्लम्स हैं वो हैं आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और जो बेस है दैट इज ऑल मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। तो ये जो आपको बेस दिख रहा है दैट इज ऑल पॉजिटिव चार्ज और ये प्लम्स जो दिख रहे हैं दैट इज ऑल नेगेटिव चार्ज। एंड उन्होंने बोला दिस स्ट्रक्चर गिव्स यू स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। बट समहाउ ये स्ट्रक्चर फिर भी एक्सेप्टेबल नहीं था। अब उसका रीजन क्या था? नंबर 1, स्टेबिलिटी वाज नॉट एक्सप्लेन्ड। नंबर 2, ही कुड नॉट एक्सप्लेन कि जैसे रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स, आगे जाके हम देखने वाले हैं, स्कैटर करे तो अल्फा पार्टिकल्स अगर यहाँ पे सारा प्लम में नेगेटिव चार्ज है तो अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है सारा स्कैटर्ड है तो अल्फा पार्टिकल्स उससे डिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुए? So let's discover alpha particle Rutherford experiment after the failure of this Thomson's model. So Rutherford was a scientist who gave a very acceptable model with again a drawback और वो मॉडल के लिए उन्होंने लिए अल्फा पार्टिकल्स which were fast moving positively charged particles। तो ये अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने एटम के तरफ पास करवाए। अब यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है आपको, ये मेरे पास दिख रहा है एक एटॉमिक स्ट्रक्चर और मैक्सिमम पार्टिकल्स जो हैं वो आगे पास हो गए।
दैट वाज द फर्स्ट थिंग. काफी पार्टिकल्स, दैट इज 99% पार्टिकल्स आगे पास हो गए, which showed on the whole atom is empty because positively charged particles अगर without deflection आगे पास हो रहे हैं, मतलब थॉमसन ने बोला था हर तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब ये चीज तो हो ही नहीं रही, तो ऑन द होल एटम इज एम्प्टी. सेकेंडली उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स यहाँ जाके डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यहाँ जाके डिफ्लेक्शन. तो डिफ्लेक्शन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज जो बोला गया था वो कहीं ना कहीं सेंटर में है, लेकिन उसको रिकन्फर्म करने के लिए उन्होंने देखा कि वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रीट्रेस्ड द पाथ. रीट्रेस का मतलब है गए और वापस आ गए, और वो कब होता है, जब सेंटर की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि एटम ऑन द होल इज empty, there is lot of empty space in an atom. और दूसरा उन्होंने बोला secondly positively charged body is present in the center. और तीसरा उन्होंने बोला the strength of positively charged body is very high. so यहाँ से discover हुआ positively charged nucleus. तो रदरफोर्ड was a person who discovered nucleus of an atom. अब न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया जिसके अंदर है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स उसने बोला बाहर की तरफ है. अब वो कैसे अरेंज है वो दिया रदरफोर्ड ने एक मॉडल. तो ये मॉडल था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, जिसमें उसने बोला कि ये आपके पास है इलेक्ट्रॉन्स, देखो इधर रदरफोर्ड ने बोला कि ये आपके पास है न्यूक्लियस जो कि है सेंटर विच इज पॉजिटिवली चार्ज, सारे प्रोटॉन्स उसके अंदर हैं और इलेक्ट्रॉन सारे बाहर हैं और ये बाहर ही मूव कर रहे हैं. लेकिन इसमें भी एक ड्रॉबैक निकली. ड्रॉबैक क्या निकली, भी कोई भी चीज अगर मूव करती है तो वो एनर्जी को रेडिएट करती है. अगर वो एनर्जी को रेडिएट करती है तो उसकी एनर्जी लेवल भी कम हो जाता है. तो एनर्जी लेवल अगर कम हो जाता है, अल्टीमेटली एनर्जी लेवल इतना कम हो जाएगा कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में सिंक हो जाएंगे, और अगर न्यूक्लियस एटम में सिंक हो गए तो एटम तो कोलैप्स हो जाएगा. लेकिन ऐसा होता नहीं है. तो रदरफोर्ड could not explain the stability of an atom again, just like J.J. Thomson, but somehow he gave a very good model that nucleus is at the center and electrons are moving around it. फिर उसके बाद आए एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था नील बोहर. नील बोहर ने दिया बोहर बरी मॉडल विच इज वेरी वेरी एक्सेप्टेबल मॉडल जो अभी भी चल रहा है. बोहर बरी मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने काफी पॉस्टुलेट्स दिए जो कि काफी इफेक्टिव थे. फर्स्ट पॉस्टुलेट उसने दिया कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स, न्यूक्लियस के अराउंड ये ऑर्बिट्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी स्पेस लेके बैठे हुए हैं. तो नंबर 1 एंड नंबर 2 ये नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन आराम से यहाँ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, ऐसा नहीं है. देयर इज अ फिक्स पैटर्न. कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपनी पोजीशन से या अपनी शेल से मूव होके नेक्स्ट शेल में जाता है तो वो एनर्जी लेके जाता है, बिकॉज एज यू मूव टू हायर शेल you will have electrons will have more energy, and the electrons which are coming back to the lower shell they will liberate energy, और जितना वो पास आते रहेंगे उनमें एनर्जी कम होती रहेगी. so that was the second thing. First was fixed energy orbit. Second thing is they will liberate energy when they will come inside, and they will absorb energy when they will go out, because outermost electrons are having greater energy. अब तीसरा, किस फॉर्मूले के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स को आप एनर्जी शेल में फिल करोगे, और वो फॉर्मूला था 2n स्क्वायर. 2n स्क्वायर वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल्स. जैसे कि ये अगर मैं बोलूं फर्स्ट शेल है दिस इज n1 से आफ्टर न्यूक्लियस, सेकेंड शेल इज n2, थर्ड शेल इज n3. और अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ 2n स्क्वायर, तो n ये फर्स्ट शेल का, n ये सेकेंड शेल का, n ये थर्ड शेल का. बेस्ड ऑन दैट द फर्स्ट शेल विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, third shell will have 18 electron, and so on. And also he named these shells as K, L, M, N and so on. So this model was very much acceptable model, okay, and that is how we are using it. उसके बाद आए न्यूट्रॉन्स. ये मॉडल इतना अच्छा था कि न्यूट्रॉन्स को भी उनकी जगह मिल गई इन द न्यूक्लियस.
That means Bohr-Bury model was the final acceptable model for us. Now let's do some of the quiz questions. Number 1, what are canal rays? ये वही rays हैं जो किस color की थी? They were of red color. They were made up of protons. अब उसके बाद आ गया, if atom contain one electron, one proton, will it carry any charge? Obviously no, because electron और proton का charge equal and opposite होता है. Number 3, on the basis of Thomson's model, explain how an atom is neutral on the whole. तो जैसे थॉमसन ने बोला, जैसे स्कैटरिंग बोला, अभी प्लम की तरह इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हैं और प्रोटॉन्स का बेस है, तो उसने बोला कि ये स्टेबल है. द सेम थिंग यू विल राइट हियर. On the basis of Rutherford, which subatomic particle was present in nucleus? This is very tricky question. हम लोगों के दिमाग में है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन रदरफोर्ड ने बोला था न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है, बिकॉज न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे. न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हुए थे बाद में. और क्यों डिस्कवर हुए थे उसके लिए भी अब आया एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मास. इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर करते हैं एटॉमिक नंबर, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास की. अब मेरे पास देखो, ये है मेरे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ठीक है, जो कि इधर लगे हैं. दिस इज हीलियम का एटॉमिक नंबर विच इज 2, विच इज इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन का 2. अब हीलियम का जो एटॉमिक मास है, देखो अगर मैं देखूं, अगर एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है, मतलब उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो वो मास नंबर हो गया. लेकिन व्हाट अबाउट हीलियम? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लेकिन उसका मास नंबर तो 4 है. वो एक्स्ट्रा 2 कहां से आया? दैट अगेन गिव अस अ ट्रिगर. और हमने देखा कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा है जो हमें पता नहीं. वो डिस्कवर किया किसने? वो डिस्कवर किया चैडविक ने. चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किए न्यूट्रॉन्स, और उन्होंने बोला न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो एटम की न्यूट्रलिटी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन न्यूट्रॉन्स का मास है, और वो मास है इक्विवेलेंट टू मास ऑफ प्रोटॉन. मास ऑफ प्रोटॉन मतलब अगर एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसका मास हो जाएगा 4. That means protons and neutrons will make the mass of an atom, and that is 4 unit. Okay, so this is how neutrons could affect an atom. Now let's move towards the next part, and the next part is much more interesting. ये हम कर चुके हैं. K shell, L shell, M shell और N shell में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर 1 शेल में एनर्जी सबसे कम है और लास्ट शेल में एनर्जी सबसे ज्यादा है. एंड दिस इज हाउ इट गोज. अब हम बात करते हैं वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की. उससे पहले हमें समझने पड़ेंगे 2 स्टेबिलिटी रूल, जिनको बोलते हैं ऑक्टेट रूल एंड ड्यूप्लेट रूल. अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि आउटरमोस्ट शेल में मैक्सिमम होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स. या तो वो आप लूज करके लेके आओ या आप गेन करके लेके आओ, दैट इज अप टू यू. और दूसरा रूल कहता है ड्यूप्लेट रूल. दैट मींस अगर सिर्फ 2 शेल्स हैं, तो अगर आप फर्स्ट शेल को कंसिडर कर रहे हो, तो फर्स्ट शेल शुड हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सेकंड शेल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, so that comes your duplet rule. So these two rules will decide the valency of an atom. Okay, so now let's see. मेरे पास है मान लो 2 एटम्स, 2 एलिमेंट्स की बात करती हूँ. सबसे पहले मेरे पास है सोडियम, और दूसरे नंबर पे मेरे पास है ऑक्सीजन. ओके, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 281. अब 281 मुझे 8 इलेक्ट्रॉन तक जाना है, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा. तो 7 गेन करने टफ है, तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. लूज करेगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन बन जाएगी इसकी वैलेंसी. तो वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1. दैट इज कॉल्ड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. भी कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है या गेन कर रहा है टू अटेन दैट ऑक्टेट स्ट्रक्चर. तो इसकी वैलेंसी हो गई 1. एट द सेम टाइम आउटरमोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटरमोस्ट शेल में इसके पास है टोटल 1 इलेक्ट्रॉन. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसके हो गए 1. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल.
अब आउटरमोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है दैट विल शो इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वो 1 लूज कर देता है दैट विल शो इट्स वैलेंसी। अब अगर बात करें ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर इज 8, कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 6। तो अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट शेल और सेकंड शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 6 इलेक्ट्रॉन्स को 8 बनाने के लिए 6 को 8 बनाने के लिए इसको 2 गेन करने होंगे, बिकॉज 6 लूज करने टफ है। तो 2 गेन करेगा तो इसके पास आ जाएंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑक्सीजन के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए एंड दैट बिकम्स इट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 हो गई इसकी वैलेंसी, बिकॉज इट हैज गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। लेकिन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो है इसके 6 मीन्स total number of electrons present in the outermost shell. So valence electron and valency, this differs and this matters if you are talking about non-metals. So non-metals कौन से होते हैं? जो gain करते हैं electron to complete their octet, और metals कौन से होते हैं? जो lose करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड, यहाँ तक आपके पास आ जाएंगे metals, और उसके बाद फोर्थ में आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो यहाँ गेन कर सकता है या लूज कर सकता है, तो वो हो जाता है मेटलॉइड विच इज शोइंग प्रॉपर्टीज बोथ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और अगर आउटरमोस्ट शेल में 5 है, 6 है या 7 है, दैट मीन्स वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फॉर 5, 2 गेन करेगा फॉर 6, 1 गेन करेगा फॉर 7, तो उनकी वैलेंसी हो जाएगी अगेन 3, 2 and 1, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5, 6 and 7। अब आई बारी 8 वाले की। अब 8 वाला होता है लास्ट ग्रुप, लास्ट वाले में होते हैं टोटल आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, सो कुछ नहीं करना, तो दैट मींस दीज आर इनर्ट गैसेस जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 होते हैं लेकिन वैलेंसी हो जाती है 0, because they are neither gaining nor losing the electrons. So this completes your valency and valence electron concept. अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है छोटा सा एक चार्ट जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। सबसे पहले मेरे पास है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, दैट मीन्स इसके पास है 2 and 1, दैट इज इट्स कॉन्फ़िगरेशन K और L शेल। अब मुझे बताओ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आउटरमोस्ट शेल को देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए इसके 1, और वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी भी इसकी हो गई 1, बिकॉज इट इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दिस डुप्लेट रूल। इट इज फॉलोइंग डुप्लेट नॉट ऑक्टेट रूल। और उसके बाद ये है मेटल, बिकॉज इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है दैट इज अ मेटल। अब बोरोन 5 atomic number, 2 and 3, now it has 3 is the valency, because ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, डुप्लेट रूल फॉलो करेगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसके 3 हो गए, और ये भी बन गया आपका मेटल। फ्लोरीन 9, 2 and 7, 7 means it will gain 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 हो गए लेकिन वैलेंसी हो गई 1। सिंस इट इज गेनिंग you will call it as non-metal। उसके बाद आ जाता है नियॉन। नियॉन 10, 10 means outermost shell has 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन मीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 हो गए लेकिन वैलेंसी क्या हो गई? वैलेंसी आपको बताना है इन माय कमेंट सेक्शन बिलो। तो वैलेंसी क्या हो गई? और आपको हिंट है, ना ये मेटल है ना ये नॉन मेटल है, ये है इनर्ट गैसेस। उसके बाद आ जाता है एल्यूमिनियम विद एटॉमिक नंबर 3, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 3, जिसमें इसकी वैलेंसी भी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3, और ये हो जाता है मेटल। एंड देन सिलिकॉन एंड सल्फर। सिलिकॉन में 4, it is a metalloid because it can gain or lose। then comes your sulfur। sulfur में valence electron कितने हो जाएंगे? 6, so that means it is a non-metal, it is gaining 2 more electron to complete its octet। so this clarifies what is valency and what are valence electron, how can you define which is a metal and which is a non-metal। now comes the next part, write the electronic configuration, what is the atomic number of this element, X element, which has 2 electron in the M shell। अब M shell का मतलब KLM, KLM। तो मैं बात कर रही हूँ M shell की।
तो m शेल में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अगर m में 2 है दैट मींस l में ऑटोमेटिक है 8 है और k में ऑटोमेटिक है 2 है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इससे लिख सकते हो। सेकंड, एटॉमिक नंबर, आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो, ये बन जाएगा आपका एटॉमिक नंबर। सो दैट मींस 8 + 4 इज 12 इज एटॉमिक नंबर। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मींस इट हैज टू लूज इलेक्ट्रॉन नॉट गेन। सो ये हो गया आपका मेटल। एंड व्हाट टाइप ऑफ आयन विल बी फॉर्म्ड? जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बनते हैं कैटायन, और जब कोई गेन करता है तो बनते हैं एनायन। तो ये कोई भी जो एलिमेंट है अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बनेगा पॉजिटिवली चार्ज कैटायन। उसके बाद आ गया व्हाट आर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे जितनी वैलेंसी, बिकॉज ये है आपका मेटल, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो गए इसके पास 2। सो दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब उसी तरह से ये इसका आंसर। नाउ कम्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। काफी हद तक हम समझ चुके हैं क्या है एटॉमिक नंबर। वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इंक्लूडिंग ऑल द शेल्स। और एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो कि प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। नाउ लेट्स सी हाउ टू रिप्रेजेंट देम and how to solve the various numericals based on them. सबसे पहले एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन अल्फाबेट Z, और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल इन नंबर टिल द टाइम इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बीइंग लॉस्ट और गेन, अदरवाइज उनका नंबर हमेशा सेम होता है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, दैट मींस इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स या 11 प्रोटॉन्स। अब एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं बाय ए, एंड एटॉमिक मास को लिखते हैं दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब इसको एटम में अरेंज कहाँ पे करते हैं? एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे रखा जाता है, नीचे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और एटॉमिक मास को ऊपर रखते हैं जिसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, और एटॉमिक मास को हम मास नंबर भी बोलते हैं। So this completes your easy representation। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको एटॉमिक नंबर मास दिया हुआ है, यू हैव टू रिप्रेजेंट देम इन एन एटम, ऐसा भी हो सकता है। आपके पास एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास है, आपको पूछा जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, वो भी हो सकता है। या आपको पूछा जाए ये एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो भी हो सकता है। तो काफी तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक विच इज द मोस्ट हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। अब आइसोटोप्स के लिए मैं जा रही हूँ क्लोरीन के पास, विच इज अ नेचुरल प्रोसेस। क्लोरीन के 2 एटम्स प्रेजेंट है नेचर में, वन इज क्लोरीन 35, ऊपर लिखा हुआ है देखो, नीचे वाला सेम है 17 17 इज सेम, दैट मीन्स दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। ऊपर है 35 और यहाँ 37, which is understood that they are atom of same element, जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट रहेगा। अब मास नंबर डिफरेंट क्यों है? बिकॉज उनके प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, डिफरेंस आ जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे, जिसकी वजह से मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है? आइसोटोप्स का सिग्निफिकेंस है कि आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। Why? Because they have same number of electrons, so they have same chemical properties. Because electron decides, outermost shell में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल बिहेव करेगा, आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो नॉन मेटल बिहेव करेगा। वही तो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वो डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर इनका सेम है। अब आई बारी आइसोबार्स की। आइसोबार्स के लिए मेरे पास है ये कैल्शियम 20 और आर्गन 18। अब आप देखो सबस्क्रिप्ट में डिफरेंस है लेकिन सुपरस्क्रिप्ट सेम है, दैट मींस इनका एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, तो दैट इज अ कोइंसिडेंस एक्चुअली व्हिच इज हैपनिंग। तो इसके एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which have different atomic number but same mass number, that is called as isobars. So they will be having different chemical properties because उनका atomic number same नहीं है। So this completes your isotopes and isobars. अब इसके बाद आ जाता है कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव कब बनता है? जब उसके पास एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो वो जो न्यूट्रॉन्स हैं वो अनस्टेबल बना देते हैं न्यूक्लियस को।
तो वो न्यूट्रॉन जो है वो निकलने की ट्राई करते हैं, और जिसकी वजह से वो एक गामा रेज, इफ यू नो, तो वो गामा रेज इमिट करते हैं विच आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। तो जिन वेव्स को बोलते हैं रेडियो एक्टिव वेव्स। तो रेडियो एक्टिव वेव्स में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं इन अवर यूनिवर्स, और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जिनमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं जो कि इमिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, जिनको बोलते हैं गामा रेज। अब इनकी कुछ एप्लीकेशंस, यूरेनियम 235 इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। प्लूटोनियम 239 एटम बॉम्ब्स में यूज होता है। आर्सेनिक 74 ट्रेसर्स में यूज होता है, ट्यूमर्स वगैरह, जैसे बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट डाला जाता है बिकॉज सो दैट टू डिटेक्ट द ट्यूमर। जहां जहां से वो रे ब्लॉक हो जाती है दैट मीन्स ट्यूमर इज प्रेजेंट एट दैट पार्ट। इवन आपके रोड्स के अंदर भी ऐसा ही एक आइसोटोप डाला जाता है ताकि पूरे रोड की खुदाई ना हो। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, ब्लॉकेज आ रही है, तो वो ब्लॉकेज के पॉइंट पे वो रेडियो एक्टिव रेज आनी शुरू हो जाती हैं, जिसको आप गीगर मुलर काउंटर होता है जिससे आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो। आयोडीन 131 गॉइटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस लीकेज में काम आता है। कोबाल्ट 60 जो है कैंसर में इट हेल्प्स इन बर्निंग कैंसर सेल्स, कोबाल्ट 60 यूज होता है। तो दीज आर द फ्यू एप्लीकेशन ऑफ radioactive isotopes which are present in the universe। तो ये आपको 1 मार्कर में आ सकता है। प्लीज मेक श्योर मेरी जितनी भी स्लाइड्स हैं सारी स्लाइड्स मेरी एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ऑल स्लाइड्स आर एनसीईआरटी बेस्ड एंड व्हाटएवर क्वेश्चंस आई एम टीचिंग यू, so all these questions are again NCERT based। So NCERT plus exemplars, so this is what all we follow, but I will not distract you giving you huge amount of information which is not useful। So उसके बाद आ जाता है लास्ट टॉपिक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये टॉपिक है आपका एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज एटॉमिक मास AAM ऑफ एन आइसोटोप। अब आइसोटोप्स के न्यूमेरिकल्स आर देयर। अब एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास यहां से शुरू करते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मेरे पास है ब्रोमीन, ब्रोमीन के दो आइसोटोप्स है, ब्रोमीन 37 मास नंबर वाला और ब्रोमीन 81 मास नंबर वाला, और इसकी परसेंटेज नेचर में है 49.7% और ये नेचर में है 50.3%। अब हम टोटल मास एक ही लेके चलते हैं किसी भी कैलकुलेशन में, तो हमें क्या करना होता है, जितना नेचर में प्रेजेंट है इसका एक एवरेज निकाल लेते हैं और वही हम अपनी बुक्स में अपनी कैलकुलेशंस में यूज करते हैं। अब उस कैलकुलेशन को निकालते कैसे हैं, वेरी इजी फॉर्मूला। सबसे पहले ब्रोमीन 79 का परसेंटेज मास को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 49/7 ओवर 100, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, इनटू इसका मास प्लस 50.3 या वाला इसका ओवर 100, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इनटू 81। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे दैट विल गिव यू 80 यूनिट्स विच इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ टू आइसोटोप्स, ताकि हमारे पास एक कैलकुलेशन आ जाए। नाउ वी विल नीदर यूज 79 नॉर 81, वी विल यूज 80 in our calculations and this is how we have calculated। So let's do one more similar kind। ये आपके पास है एवरेज एटॉमिक मास। अब दिया हुआ है एवरेज एटॉमिक मास, मास दिया हुआ है, आपको बताना है परसेंटेज ऑफ आइसोटोप X16 एंड X18। अब इसमें क्या करोगे, आपके पास आइसोटोप है X, जैसे कि आपके पास X एलिमेंट है, X एलिमेंट दो फॉर्म में प्रेजेंट है नेचर में, X16 और X18, और इन दोनों का जो एवरेज मास हम लेके चल रहे हैं अपने कैलकुलेशंस के लिए वो लेके चल रहे हैं 16.2, लेकिन हमें पता नहीं कि X16 कितने परसेंट प्रेजेंट है नेचर में और X18 कितने परसेंट प्रेजेंट है। अब आपको वो कैलकुलेट करना है, तो नथिंग इम्पॉसिबल। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले X16 का लोगे, लेट्स टेक इट एज X%, तो ऑब्वियसली X18 कितना होगा, 100 माइनस X%, बिकॉज परसेंटेज टोटल 100 तक ही जाती है ना। अब उसके बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे, एवरेज एटॉमिक मास इज परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया इनटू 16 प्लस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया प्लस इनटू 18, और जब आप इसको ऐड करोगे धीरे धीरे यू सॉल्व इट इन अ लीनियर इक्वेशन फॉर्म, you will get an answer as
90 atomic mass unit. So this was the major formula जिसके basis पे numerical 100% sure shot आना ही आना है. Now I am giving you this small worksheet. Try to solve it, and once you are done, give me a thumbs up in my comment section below. And if you have any doubt, do ask me, and I'll be posting one important question worksheet of the same chapter so that you have a well-defined practice for that. Hope you like my video, and thank you so much for sparing your time. Do like, share and subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get the regular updates. Follow me for more.